अरे बेटा, तू अभी निकल जा, यहाँ का काम मैं समेट लूंगी। सरला ने अपने बेटे की पत्नी मीरा से कहा, तेरे बाबूजी की बरसी है, सब तेरी ही राह देख रहे होंगे। देर हो गई तो लोग बातें बनाएंगे। मीरा ने जल्दी जल्दी रसोई की गैस बंद की, सिंक में पड़ी प्लेटें एक तरफ सरकाई और बोली, माँ बस ये दाल का तड़का लगा दूँ और आपकी दवा की स्ट्रिप भी टेबल पर रख देती हूँ। लौटते लौटते रात हो जाएगी तो आपको परेशानी न हो। सरला ने उसके माथे पर हाथ रखा। जा बेटा, मैं ठीक हूँ। भगवान के लिए आज वहाँ जाकर किसी से उलझना मत। मीरा ने हल्की हंसी हंसी, पर आंखों में थकान थी। वह स्कूटर की चाबी उठाकर बाहर निकली। पति नितिन ऑफिस में था, उसे शाम तक सीधे वहीं पहुंचना था। मीरा अकेली ही अपने मायके जा रही थी। रास्ते में हवा तेज थी, धूप जरा नरम। मन में एक बार अजीब सी बेचैनी भी थी। पिछले साल वह पिता की बरसी में गई थी तो सबने उसे बहुत समझदार बहू कहकर तारीफ की थी। इस बार फोन पर उसकी मौसी ने कहा था, अरे मीरा, तू आज जरूर जाना, सब रिश्तेदार आए हैं और हाँ, तेरे लिए भी एक बड़ी बात सुनने को मिलेगी। मीरा का दिल बैठ गया था। बड़ी बात? किस तरह की? फिर उसे याद आया, कुछ महीनों पहले उसने गुस्से में अपने ससुराल की एक छोटी सी बात को मायके में बड़ा चढ़ाकर कह दिया था। बस यूं ही थकान, जुझलाहट और किसी अपने से शिकायत करने की आदत। उसने सोचा था घर की बात घर से शिकायत करने की आदत। उसने सोचा था घर की बात घर में ही रहेगी, मगर बातें तो पानी हैं, लुढ़क लुढ़क कर दूर तक पहुंच जाती हैं। घर पहुंची तो बरसी का कार्यक्रम शुरू होने ही वाला था। आंगन में सफेद चादरें बिछी थी, प्लेटें तैयार थी, पंडित जी मंत्र पढ़ रही थी। मीरा ने अंदर जाकर माँ लीला को प्रणाम किया, छोटे भाई सुमित के सिर पर हाथ फेरा, चचेरी बहन काव्या से गले मिली। पर जैसे ही उसने नजर उठाई, उसे लगा कि कई जोड़ी आंखें उसे टटोल रही हैं। कुछ मुस्कानें अधूरी थी, कुछ फुसफुसाहटें तैर रही थी। मीरा ने धीरे से काव्या के कान में पूछा, सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? काव्या ने झेप कर कहा, कुछ नहीं दीदी, बस आप तो समझदार हो, चलो अंदर बैठो। अंदर कमरे में महिलाओं का झुंड था। मौसी, बुआ, चाची, पड़ोस की दो आंटियां, सबकी हंसी चाय से ज्यादा गर्म थी। मीरा दरवाजे पर पहुंची ही थी कि मौसी की आवाज कान में पड़ी, अरे हमारी मीरा तो बहुत दुखी है रे, उसकी ससुराल में तो बड़ी तंगहाली है, ऊपर से वो सासी बहू टोकती है और पति बस ऑफिस ऑफिस, बहू को पूछता ही नहीं। मीरा की रीढ़ में ठंडक उतर गई। बुआ बोली, हाँ हाँ, पिछली बार आई थी तो खुद कह रही थी मुझसे सारे काम कराते हैं, एक मददगार भी नहीं रखती, और जब मैं बोलूँ तो कहते हैं तुम्हारे मायके वाले क्या करेंगे। माँ लीला ने धीमी आवाज में कहा, अरे मैंने तो उसे समझाया था, पर बहू के मन में दुख बहुत है। मीरा का चेहरा तप गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके निजी जख्म को बाजार में टांग दिया हो। वह अंदर चली गई, अपनी आवाज पर काबू रखते हुए बोली, मौसी, बुआ, ये बातें किसने कही और किसके सामने? मौसी ने आंखें फैलाकर कहा, अरे तूने ही तो कही थी बेटा, हम तो तेरे भले के लिए चिंता करते हैं, आखिर तू हमारी बच्ची है। मीरा का गला सूख गया। उसे याद आया, हाँ उसने कहा था, मगर ऐसे नहीं। उसने उस दिन सिर्फ थक कर इतना कहा था कि घर में काम बहुत है। उसने मजाक में कहा था, कभी कभी लगता है मैं ही मशीन हूँ, पर लोगों ने मशीन से आगे अत्याचार जोड़ दिया, तंगहाली जोड़ दी, बेचारी जोड़ दी। मीरा कुछ बोलती, तभी कमरे में नई आवाज गूंजी। ये उसके भाई सुमित की होने वाली सास शैलजा देवी थी। वह पहली बार उनके घर आई थी, क्योंकि बरसी के बाद सगाई की बातें भी पक्की होनी थी। शैलजा देवी ने मीरा को ऊपर से नीचे देखा और हल्की मुस्कान में तीर लपेट कर बोली, मीरा बेटा, कैसी हो? सुना है तुम बहुत सहनशील हो। आजकल बहुएं इतना बर्दाश्त कहाँ करती हैं। तुम तो सच में बड़ी समझदार निकली। मीरा को शब्द समझदार अब अपमान लगने लगा था। शैलजा आगे बोली, हम तो अपनी बहू को बेटी की तरह रखेंगे, देखना, न काम का बोझ, न किसी बात की रोक टोक, मगर हाँ, अपने मायके वाले भी हमेशा खुश रहेंगे ऐसा नहीं। कुछ लोग तो बस शिकायतें करते रहते हैं। मीरा ने महसूस किया कि सबके चेहरों पर एक अजीब सी संतुष्टि है, जैसे किसी के दुख से अपनी अच्छाई
चमकाई जा रही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।